हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो देखिए, सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज पार्ट 76 है। बहुत ही महत्वपूर्ण सामान्य हिंदी की टेस्ट सीरीज है। यूके ट्रिपल एस सी ग्रुप सी एग्जाम की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल टेस्ट सीरीज है। और यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, आपके अपकमिंग एग्जाम में भी बनेंगे। आप देखिएगा, जिन लोगों का भी एग्जाम है 10 जनवरी को, आबकारी सिपाही और प्रवर्तन सिपाही, उन लोगों को मैं यहाँ पर रिकमेंड करूँगा आप सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज भाग 1 से लेकर 76 तक सभी पार्ट्स को जरूर देखिएगा एग्जाम से पहले। साथ ही उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज हमारी फॉलो कीजिए, और जीके की टेस्ट सीरीज के साथ साथ रीजनिंग के जो वरियस टॉपिक दिए गए हैं और कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज हैं उनको भी फॉलो करना है आपने। आपका एग्जाम में देखेंगे आपको कितना ज़्यादा बेनिफिट होता है, कितने आसानी से आप जो भी क्वेश्चन यहाँ पे हल कर रहे हैं उनका आंसर वहाँ पे दे पाएंगे। बहुत सी चीज़ें आपको इन टेस्ट सीरीजों में बताई जाती है। ऐसा नहीं होता कि मैं 4 ऑप्शन आपको डायरेक्टली यहाँ पे बता देता हूँ कि ये सही है। बहुत सी चीज़ें अदर, मतलब जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही एक्स्ट्रा की पॉइंट होते हैं या फैक्ट होते हैं, उनको यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाता है, जिससे आपको एग्जाम में संबंधित क्वेश्चन के अलावा भी कोई दूसरा पूछा जाता है तो आप आसानी से आंसर कर पाते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ आपको अच्छे से टॉपिक देखिए भैया, आपके ही फायदे के लिए सभी चीज़ें दी जा रही है। चैनल पर निःशुल्क है। इन टेस्ट सीरीजों के बहुत ज़्यादा चार्जेस होते हैं, अगर आप जाएंगे बाहर, यहाँ पे आपको निःशुल्क मिलता है सभी चीज़ें, तो आप लाभ उठाइए भैया। आपके 10-20 मिनट देखिए, अगर आप इन टेस्ट सीरीजों को डेली 10-20 मिनट देते हैं ना, तो मान के चलिए आप अगर पूरा इनको फॉलो करें तो मे भी आपके आगे के 30 साल आपका जो करियर होगा वो इन्हीं से निर्धारित हो सकता है। तो कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ज्ञान एक ऐसी चीज़ है मित्रों, जिससे आप अपने जीवन को बहुत उच्च या उच्चतम अवस्था तक ले जा सकते हैं या पोजीशन तक ले जा सकते हैं। तो आपको ज्ञान कहीं से भी लेना चाहिए, जहाँ से भी मिलता है भैया लपेट लो बस, ठीक है। चलिए शुरू करेंगे हिंदी का टेस्ट 76। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज के इस टेस्ट सीरीज में भी है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि सभी राज्य सरकार को कोई एक सरकारी पत्र भेजा गया हो तो उसे क्या कहते हैं। अगर सभी राज्य सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर सभी राज्य सरकार को एक साथ एक सरकारी पत्र भेजती है तो इसको क्या कहते हैं। तो इसको कहा जाता है मित्रों, ऑप्शन बी, परिपत्र। ठीक है, एक साथ जब पत्र बहुत से डिपार्टमेंट्स को, अधीनस्थ कर्मचारियों को, राज्य सरकारों को भेजा जाता है तो इस प्रकार के पत्र को परिपत्र कहा जाता है। ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर हो जाएगा, परिपत्र। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए, अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है। तो अधिसूचना जो होती है हमारी, नोटिफिकेशन की बात हो रही है। नोटिफिकेशन के अंदर ही हमारा क्या आता है, गजट आता है, गजट। ठीक है, गजट भी बोलते हैं इसको, सरकारी गजट आता है ना, तो नोटिफिकेशन के अंदर ही वो छपता है ये। तो अधिसूचना का प्रयोग इनमें से किस में नहीं किया जाता है। तो अधिसूचना के अंतर्गत नियम बनाए जा सकते हैं, गवर्नमेंट कोई नियम पारित कर रही है, कोई आदेश दे सकती है, कोई अधिकार का यहाँ पे पूरा आर्टिकल आ सकता है, लेकिन कर्तव्य का इसमें कोई बोध नहीं होता। यानी कि कर्तव्य जो ऑप्शन है वो बिल्कुल इसमें सही है। अधिसूचना का प्रयोग कर्तव्य के क्षेत्र में नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाता है। ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं, इसमें कर्तव्य सही आंसर है, सही कर लीजिएगा। बाकी नियम, आदेश, अधिकार के लिए अधिसूचना का प्रयोग होता है और अधिसूचना में ही गैजेट होता है। ठीक है, सरकारी गैजेट। चलिए अगला है, देखिए, उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है। ठीक है, जब हम वाक्य पढ़ते हैं तो वहाँ पे सभी चीज़ें हम समझते हैं, कर्ता क्या होता है, कर्म क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, विधेय क्या होता है, ये सभी चीज़ें आप समझते हैं तभी। तो यहाँ पर देखिए, उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या क्या रहता है, तो हमेशा इसके साथ कर्ता का जो विस्तार करेगा वो पक्का होगा। इसमें ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, कर्ता का विस्तार करेगा वो। ठीक है, अब ये डिस्क्रिप्टिव सेशन है, जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। हिंदी की प्लेलिस्ट में जाइए मित्रों। हिंदी की प्लेलिस्ट में ना केवल आपको हिंदी के टेस्ट मिलते हैं, बल्कि हिंदी के बहुत से डिस्क्रिप्टिव सेशन भी हैं वहाँ पे। जैसे कि हमारा वर्ण है, अक्षर है, स्वर है, व्यंजन है, सर्वनाम, संज्ञा, क्रिया, क्रिया विशेषण, इसके साथ साथ बहुत से टॉपिक आपको, अलंकार हो गया, संधि हो गई, लिंग हो गया, वचन हो गया, कारक हो गया, सभी वीडियो मिलेंगे आपको हिंदी वाली प्लेलिस्ट में चैनल पे। तो इसलिए आप देखेंगे तो तब समझ में आएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो शब्द वाक्यांशों, वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो ऐसे शब्द जो वाक्यों के अंश को जोड़ते हैं, वाक्यों को जोड़ते हैं और शब्दों को आपस में जोड़ते हैं, तो क्या करें, जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आराम से आप उत्तर दे सकते हैं, ऐसे शब्दों को कहा जाता है समुच्चय बोधक। ठीक है, तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, समुच्चय बोधक शब्द। ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए, भाववाच्य छांटिए। तो इनमें से कौन सा देखिए भाववाच्य है। तो वाच्य और वाच्य के भेद पढ़ना आपसे आवश्यक है। ऐसा यहाँ पे भाववाच्य से संबंधित हम ऐसा इसका उदाहरण दें तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसका उत्तर हो जाएगा, तोते से उड़ा नहीं गया। ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल सही है, तोते से उड़ा नहीं गया, ये भाववाच्य यहाँ पे वाक्य है। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पे हम बोलें तो एक भाव आ रहा है उड़ने का, तोते से बिल्कुल उड़ा ही नहीं गया। ठीक है,
तो यानी कि कहीं ना कहीं ये भाववाच्य है। अब जैसे हम बोले अशोक ने आइसक्रीम खाई, तो ऐसे कोई भाव तो निकल नहीं रहा इसमें। चोर पकड़ा गया, बिल्कुल ये हमारा सरल वाक्य है। दादाजी के द्वारा नील को डांटा गया, सरल वाक्य है, ठीक है। तो भाववाच्य हमारा सिंपली ये हो रहा है कि तोते से उड़ा नहीं गया, ठीक है। जैसे कि मुझसे अब चला नहीं जाता, मुझसे अब चला नहीं जाता, यानी कि भाव व्यक्त कर रहा हूँ ना मैं, अपने आप चला ही नहीं जाता यार, ऐसे बोल रहा हूँ। ऐसे तोते से उड़ा ही नहीं गया, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। चलिए अगला देखिए, दो प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच जब तुलना की जाती है तो क्रिया किस रूप में दिखाई देती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब भी हम किसी दो प्राणियों या वस्तुओं के बीच कोई तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो जो क्रिया होती है वर्ब, वो किस रूप में दिखाई देती है, ठीक है। तो क्रिया हमेशा इसमें दिखाई देगी उत्तरावस्था, ठीक है। किसमें? उत्तरावस्था में। ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर है, उत्तरावस्था में दिखाई देगी क्रिया हमेशा। अब इसको कैसे समझेंगे, देखिए हिंदी में अगर हम अवस्था बोलें किसी भी शब्द की, तो अवस्थाएं कितनी होती हैं? 3 होती हैं, ठीक है। एक तो होती है मूल अवस्था, दूसरी होती है उत्तर अवस्था, और तीसरी होती है उच्च अवस्था, ठीक है। उच्च अवस्था, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उच्च अवस्था। जैसे इसमें एक शब्द ले लेते हैं, जैसे कि उच्च शब्द है, देखिए उच्च, उच्च, ठीक है। चलिए श्रेष्ठ ले लेते हैं। तो श्रेष्ठ शब्द की मूल अवस्था क्या हो जाएगी? श्रेष्ठ हो जाएगी, ठीक है। अगर हम इसकी उत्तर अवस्था की बात करें तो फिर क्या हो जाएगा? इससे ऊपर श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतर। और इससे भी ऊपर हम उच्च अवस्था की बात करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? श्रेष्ठतम, श्रेष्ठतम, ठीक है। तो ये हमारी अवस्थाएं होती हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब दो प्राणियों या दो वस्तुओं के बीच तुलना होती है तो क्रिया हमेशा किस रूप में दिखाई देगी? उत्तरावस्था में, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ, यह विद्वान उस विद्वान से श्रेष्ठतर है, यह जो विद्वान है, या आप बोल सकते हैं कि यह छात्र उस छात्र से श्रेष्ठतर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्रिया हमेशा उत्तरावस्था में होगी, ठीक है। ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर है, उत्तरावस्था। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगला देखिए, मुझे बताओ तो तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था। वाक्य का भेद बताइए। तो कौन सा वाक्य, यहाँ से भी हमेशा क्वेश्चन बन जाता है, वाक्य में पूछ लेता है, ठीक है। तो कौन सा वाक्य है? वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, उसके बाद हमारा संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो यहाँ पर देखिए, मुझे बताओ तो जहाँ पे आ रहा है देखिए तो यहाँ पे हमेशा हो जाएगा मिश्र वाक्य, क्योंकि यहाँ पे और भी है और तो भी है, दोनों आ गए। केवल और आया होता तो संयुक्त वाक्य। ऐसे जो हमारे शब्द होते हैं जो वाक्यों को जोड़ते हैं आपस में, तो हो गया, जैसे और हो गया, ठीक है, परंतु हो गया, तो यहाँ पर हमेशा क्या हो जाता है? हमारा संयुक्त वाक्य होता है। लेकिन यहाँ पर दो, देखिए 2 पदखंड हम देख पा रहे हैं ना, तो इसलिए मिश्रित वाक्य हो जाएगा। मुझे बताओ तो तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था, यानी कि मिश्र वाक्य हो गया पूरी तरह से, ठीक है। वाक्यों के भेद है टॉपिक, आप देखेंगे तब समझ में आएगा, एक बार देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे क्या कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में 3 गुना समय लगता है, उन स्वरों को प्लुत स्वर कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर है, प्लुत स्वर, ठीक है। अब स्वरों के भेद आपने पढ़े होंगे उच्चारण के आधार पे। तो पहला होता है हमारा हृस्व स्वर, हृस्व स्वर या लघु स्वर भी कहा जाता है इनको, लघु, जैसे कि अ, जैसे कि छोटी ई, ठीक है, ये हमारा हृस्व स्वर है। इसके बाद हमारा दूसरा होता है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर यानी कि दीर्घ या गुरु भी बोलते हैं इनको, गुरु, ठीक है, जैसे कि आ, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा गया है जिस स्वर के उच्चारण में 3 गुना समय लगे इनको प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे कि बोलते हैं, जैसे ही राम हमारे वन को गए तो दशरथ के मुंह से क्या निकला? हे राम, बोला ना उन्होंने। ऐसे ही जब किसी के प्राण पखेरु उड़ते हैं तो उसमें क्या बोलता है कोई भी इंसान? हे राम, ठीक है। तो मतलब लंबा स्वर जाता है ना, तो हे राम, हे राम, ये तो ये है हमारा प्लुत स्वर, यानी कि 3 गुना उच्चारण हो गया अब, ठीक है। तो इन्हीं को कहते हैं प्लुत स्वर, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी आदि को समझाने वाला शब्द इनमें से कौन सा है? देखिए अनेकार्थी शब्द बताना है आपने, जिसका अर्थ सर्प भी है, सांप भी, मेढक भी है, शेर भी है, घोड़ा भी है, वानर भी है, हाथी भी है। मतलब इन सभी के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, यानी कि इस एक शब्द का अर्थ इतना निकलता है। तो कौन सा ऐसा शब्द है दिए गए विकल्पों में? तो ये शब्द होता है हरि, ठीक है, हरि शब्द होता है। विकल्प ऊपर नीचे हुए, ध्यान मत दीजिएगा, आंसर पे ध्यान दीजिएगा। हरि शब्द का अर्थ सर्प भी होता है, सांप भी, मेढक भी होता है,
सिंह भी होता है, घोड़ा भी होता है, वानर भी होता है, हाथी भी होता है। हरि शब्द से हमको एक दोहा याद आ जाता है, ठीक है, पंक्तियाँ याद आ जाती हैं। हरि हरि कहे हरि सुने, हरि कहे हरि सुने, हरि कहे हरि सुने, हरि गए हरि के पास, हरि हरि में मिल गए हरि भये उदास। ठीक है, देखिए कितनी अच्छी पंक्तियाँ, समझ में आ जाएंगी चीज़ें। हरि कहे हरि सुने, हरि कहे, हरि मतलब यहाँ पे मेढक, मेढक टर्रा रहा था, टर्र टर्र कर रहा था मेढक। हरि कहे हरि सुने यानी कि हरि ने सुन लिया, यानी कि सांप ने सुन लिया, क्योंकि मेढक को कौन खाता है? सांप। ठीक है, हरि कहे हरि सुने, हरि गए हरि के पास, यानी कि सांप चले गया कहाँ? देखते हुए मेढक के पास। हरि हरि में मिल गई, मेढक ने जैसे देखा सांप आ रहा है तो मेढक कूद गया हरि में, हरि हरि में मिल गया, यानी कि मेढक कहाँ चले गया? जल में। हरि भय उदास, यानी कि अब सांप क्या हो गया? उदास हो गया, भैया कुछ नहीं मिला उसको। ठीक है, तो हरि शब्द के 3 अर्थ तो यहीं पे बता दिए मैंने। सर्प, मेढक, पानी को भी हरि कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी, ये भी हरि के ही अर्थ हैं। तो देखिए हरि कितना यहाँ पे बोल सकते हैं मल्टी मीनिंग वाला एक वर्ड है। अगला देखिए, कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है दिए गए विकल्पों में? तो इनमें से प्राचीन भाषा नहीं होगी पंजाबी। ठीक है, तो पंजाबी हमारा देख सकते हैं, पंजाबी जो है आधुनिक भाषा है। और पंजाबी की जो लिपि होती है, पूछ लिया जाता है कभी कभी, गुरुमुखी पंजाबी की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है पंजाबी। ठीक है, बाकी जो हमारी अपभ्रंश है, प्राकृत है, संस्कृत है, सभी प्राचीन भाषा है। संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा मानी जाती है। अगला देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम क्या होते हैं? तो सर्वनाम विकारी शब्द होते हैं जो हर हाल में संज्ञा के बदले प्रयुक्त होते हैं। और सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। तो यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम पूछा जा रहा है, माफ कीजिएगा अनिश्चयवाचक पूछा जा रहा है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आपको, सर्वनाम के जिस रूप से कर्ता के पास व दूर की वस्तु का कुछ भी स्पष्ट न हो पाए तो यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, जैसे कि कोई, कुछ। ठीक है, मेनली क्या होता है इसमें? कोई और कुछ। अब यहाँ पर ये क्या पूछ रहा है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में, अपादान कारक में बहुवचन रूप। ठीक है, तो अपादान कारक में अगर एक वचन रूप पूछता है तो फिर हो जाता है ये किसी से। एक वचन रूप पूछता अगर अपादान कारक में अनिश्चयवाचक सर्वनाम का तो किसी से हो जाता, लेकिन यहाँ पर बहुवचन में पूछ रहा है तो फिर ये हो जाएगा किन्हीं से, किन्हीं से। ठीक है, तो यानी कि आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, किन्हीं से। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से पुल्लिंग वाचक शब्द छांटिए। तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो दिए गए विकल्पों में मैंने पुल्लिंग स्त्रीलिंग के लिए आपको ट्रिक बताई है, आप विशेषण लगा दें दिए गए शब्दों के पीछे आगे। ठीक है, विशेषण लगा दें, इससे आपका 90% काम करती है ट्रिक। कुछ शब्द हमारे पुल्लिंग स्त्रीलिंग में क्या होते हैं? अपवाद होते हैं। ठीक है, तो एक्सेप्शन होते हैं कुछ, तो उनको छोड़िए आप। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम कौन सा हो जाएगा। चलिए करते हैं फिर। अच्छा कैमरा, अच्छी पायल, अच्छी प्लेट, अच्छी तलवार। ठीक है, देखिए अच्छी पायल, अच्छी प्लेट, अच्छा तो प्लेट नहीं होता ना, अच्छी तलवार। ठीक है, अच्छा तलवार तो नहीं होता, यानी कि इकारांत 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 तीनों में इकारांत जहाँ पे होता है वहाँ पे हमेशा स्त्रीलिंग होता है। अच्छा कैमरा, अच्छा कैमरा। ठीक है, तो यहाँ पर कैमरा क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। तो इस प्रकार से विशेषण लगा के आप देख सकते हैं शब्दों के प्रारंभ में, आपको पता चल जाएगा। जैसे कि हम बोल सकते हैं कैमरा कैसा होता है? काला, काला कैमरा बोलते हैं ना, काली कैमरा तो नहीं बोलते, काला कैमरा बोलते हैं हम। काली कैमरा बोलेंगे तो हमारा स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है, काली कैमरा सूटेबल ही नहीं है, काला कैमरे का रंग काला है बोलते हैं हम। पायल देखिए, अच्छी पायल, यहाँ हम बोल सकते हैं कि चमकती पायल। पायल कैसी है? चमकती है, चमकता तो नहीं है ना पायल, तो चमकती यानी कि स्त्रीलिंग। प्लेट, प्लेट कैसी होती है? काली प्लेट की काला प्लेट, काली प्लेट ज़्यादा सूट करे। सफ़ेद प्लेट, सफ़ेद से तो पता नहीं चल रहा खेल। ठीक है, और दूसरा अगर हम कोई कलर ले लेंगे तो वहाँ से पता चलेगा। अच्छी प्लेट, अच्छा प्लेट से हमारी डिफाइन हो जा रहा है। ऐसे तलवार देखिए, तलवार, चमकती तलवार या चमकता तलवार? चमकती तलवार। ठीक है, तो चमकती होता है, तो यानी कि अच्छी तलवार ये सूट कर रहा है, यानी कि ये इकारांत शब्द है, इकारांत है, इकारांत है। इकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं, कुछ शब्दों का अपवाद है, जैसे दही, दही इकारांत है, घी इकारांत है, लेकिन दही घी ये क्या होता है? पुल्लिंग होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होता है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का भी, बहुत हल्के में लेते हैं कैंडिडेट्स इसको। पाहुना का पर्यायवाची क्या होगा? जो पाहुना शब्द होता है इसका पर्यायवाची क्या होता है? तो पाहुना का मतलब होता है अतिथि, अतिथि यानी कि आगंतुक। ऑप्शन सी सही उत्तर है इसमें, आगंतुक। इनमें से किस में निर उपसर्ग नहीं है? तो दिए गए विकल्पों में कौन सा जिनमें निर
उपसर्ग नहीं होगा। ठीक है, तो देखा जाए तो इसमें निर्देश है भाई, निर्बल में भी है, निर्वाह में भी है, निःशेष में यहाँ पे निर उपसर्ग नहीं होगा। ठीक है, जो हमारा निःशेष है इसमें हमारा निर उपसर्ग नहीं है, बाकी सभी में निर है। ठीक है, नी उपसर्ग लग रहा है वहाँ पे, पता चल रहा है साहब। अगला देखिए, निम्न में से किसने लखनऊ से निकलने वाली पत्रिका अमृत प्रभात में साहित्य संपादन का कार्य किया था। तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा व्यक्ति था जिसने अमृत प्रभात में साहित्य संपादन का कार्य किया था। तो राइट आंसर इसका हमारा मंगलेश डबराल जी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। मंगलेश डबराल जी ने इस पत्रिका में संपादन का कार्य किया था। मंगलेश डबराल जी, इनका जन्म हुआ था 1948 में, और ये बहुत दुख का समाचार है, हाल में ही मंगलेश डबराल जी का निधन हो गया है 2020 में। ठीक है, मंगलेश डबराल जी अब नहीं रहे। ध्यान रखेंगे, पूछ सकता है इनका जन्म वर्ष कहाँ पे इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो मंगलेश डबराल जी का जन्म कहाँ पे हुआ था, 1948 में। और जनपद अगर पूछ लेता है तो इनका जन्म हुआ था टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, कहाँ पे हुआ था, 1948 में टिहरी गढ़वाल में। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखिए, समीप, छोटा तथा गौण के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है। तो देखिए, समीप को दर्शाने के यानी कि निकटता दर्शाने के लिए, छोटा भाव दर्शाने के लिए, और गौण के अर्थ में यहाँ पे कौन सा उपसर्ग आएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमेशा जो उपसर्ग प्रयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर है उप। ठीक है, उप। ठीक है, जैसे कि हम कोई भी शब्द आप ले लीजिए, जैसे कोई भी शब्द हम ले लेते हैं उप उपसर्ग का, जैसे हम देखते हैं उपमान। ठीक है, उपमान हो गया। ठीक है, उपमेय हो गया। ठीक है, इसके साथ और भी बहुत से शब्द हैं, जैसे कि हम उपकार लेते हैं। ठीक है, उपकार। ठीक है, उपकार, और भी शब्द हैं बहुत से। तो इनसे हमेशा देखिए, उपकार गौण के अर्थ में आ गया, लेकिन छोटा, अगर छोटा हमने दिखाना है कुछ तो हम देख सकते हैं उप, जैसे उप प्रधानमंत्री बोलते हैं ना, उप प्रधानमंत्री। ठीक है, या उपराज्यपाल, छोटा हो रहा है ना उप लगने के बाद, राज्यपाल से छोटा है उपराज्यपाल। उप प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति से छोटा होता है, तो यानी कि छोटा का अर्थ दर्शाता है ये। ठीक है, चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। कुंदन का पर्यायवाची क्या होगा। तो कुंदन जो शब्द है, दिए गए विकल्पों में से इसका पर्यायवाची बताना है आपने। तो कुंदन का पर्यायवाची हो जाएगा इसमें ऑप्शन है हेम। ठीक है, हेम शब्द जो है वो कुंदन का पर्यायवाची है। ध्यान रखेंगे, धौले से भी इसका मतलब है, धौला जो आशय है इससे। मध्य पहाड़ी भाषा का शास्त्रीय अध्ययन नामक पुस्तक किसने लिखी थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो दिए गए विकल्पों में से कौन व्यक्ति है जिसने मध्य पहाड़ी भाषा का शास्त्रीय अध्ययन पुस्तक लिखी थी। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, गोविंद चातक। तो गोविंद चातक जी ने लिखा है मध्य पहाड़ी भाषा का शास्त्रीय अध्ययन। खासकर गढ़वाली भाषा को करीब से जानने के लिए ये रचना बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, मध्य पहाड़ी भाषा का शास्त्रीय अध्ययन, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो थोड़ा इसको आप कनेक्ट कर लीजिएगा, मध्य पहाड़ी भाषा का शास्त्रीय अध्ययन, शास्त्र। तो कौन से हमारे ऐसे व्यक्ति थे जिनको शास्त्र का पूरा, यहाँ पे जिनके अंदर ही शास्त्र छुपा है। सुदर्शन चक्रधारी जो हमारे कौन है, भगवान विष्णु हैं, गोविंद कृष्ण। ठीक है, तो ऐसे गोविंद करके आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। कुछ चीज़ें अपने हिसाब से भी बनाइए आप, तब एग्जाम में याद आती हैं चीज़ें। कौन सा कारक शब्द के प्रारंभ में प्रयोग होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ऐसा कौन सा कारक है जो शब्द के प्रारंभ में लगता है। वैसे कारक जितने भी होते हैं ना, कारक विभक्तियाँ, वो शब्द के बाद लगते हैं। जैसे कि कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, ठीक है, अपादान से। तो बताइए दिए गए विकल्पों में कौन सा कारक होता है जो शब्द से पहले लगता है हमेशा। और सही उत्तर है इसका ऑप्शन है संबोधन कारक जो होता है हमारा। ठीक है, ध्यान रखिए, संबोधन कारक जो होता है, जैसे कि हे राम, हे राम। तो देखिए, हे जो है हमारा राम से पहले लगेगा। अरे यह क्या कर दिया, अरे यह क्या कर दिया आपने। ठीक है, तो अरे जो लगा हमारा पहले लगा। ठीक है, तो यानी कि कौन सा कारक है जो शब्द के प्रारंभ में लगता है, वो संबोधन होता है हमेशा। ठीक है, हे, अरे, भो, बहुत से लगते हैं, अबे, ये सभी हमारे क्या है, संबंध बोधक संबोधन कारक हैं। ठीक है, ये हमारे कौन से संबोधन कारक हैं, ध्यान रखिएगा। तो हमेशा याद रखना है, शब्द के प्रारंभ में लगने वाला जो कारक विभक्ति है वो संबोधन कारक होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रीति अत्यंत सुंदर है, रेखांकित पद का भेद बताइए। तो दिए गए विकल्पों में बताना है आपने, जो हमारा वाक्य दिया गया है प्रीति अत्यंत सुंदर है, तो ये अत्यंत रेखांकित तो नहीं हो पाया, हाईलाइट कर दिया हमने, तो यही है रेखांकित। ठीक है, अत्यंत। तो ये जो अत्यंत शब्द है
इसका भेद बताना है आपने। यहाँ पद है, ध्यान रखिए पद और शब्द में अंतर होता है, ठीक है। शब्द क्या होता है, स्वतंत्र होता है, ठीक है। शब्द जो होता है स्वतंत्र होता है। राम बोल दूँ जैसे मैं, राम क्या है भी एक शब्द है, स्वतंत्र है। और इसी राम का अगर मैं वाक्य में उपयोग कर दूँ, जैसे कि मैं बोलूँ यह राम का घर है, यह राम का घर है, यानी कि अब राम जो है इस वाक्य में प्रयुक्त हो रहा है। वाक्य में जब भी कोई शब्द प्रयुक्त होता है तो फिर वो पद बन जाता है उस वाक्य का। ध्यान रखेंगे, शब्द तो हमारे स्वतंत्र होते हैं, लेकिन कोई भी शब्द जब किसी वाक्य का अभिन्न हिस्सा बन जाता है तो उसको पद कहा जाता है। राम अब यहाँ पे पद हो गया शब्द न होकर, क्योंकि ये इस वाक्य में पूर्ति कर रहा है अपने आप से भी, ठीक है। यह राम का घर है, समझ पाएंगे ना शब्द क्या होता है, पद क्या होता है। तो अत्यंत जो पद है यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो प्रविशेषण। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। प्रीति अत्यंत सुंदर है, यानी कि अत्यंत जो है वो प्रविशेषण होगा। प्रविशेषण क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले देखिए संज्ञा व सर्वनाम, संज्ञा व सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उनको क्या कहा जाता है, विशेषण, ठीक है। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, लेकिन जो विशेषण की भी विशेषता बताता है उसको प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण की भी विशेषता बताने वाले को प्रविशेषण कहा जाता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, जैसे कि इसमें बोला था, अगर मैं सिंपली बोलता प्रीति सुंदर है तो सुंदर क्या हो गया, विशेषण हो गया। प्रीति सुंदर है, प्रीति संज्ञा हो गई, सुंदर क्या हो गया, विशेषण हो गया। लेकिन यहाँ पे हमने बोला वाक्य में प्रीति अत्यंत सुंदर है, यानी कि इस विशेषण का जो सुंदर विशेषण है इसको भी, इसकी भी और ज़्यादा विशेषता बताई जा रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा सुंदर है वो, ठीक है। तो अत्यंत क्या हो जाएगा, प्रविशेषण, यानी कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द ही प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे मैं बोलूँ, एक और एग्जाम्पल बोलूँ तब अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हम बोले कोहली, कोहली बहुत खास बल्लेबाज है, ठीक है। कोहली बहुत खास बल्लेबाज है, तो खास क्या है यहाँ पे, खास मतलब बोल सकते हैं कोहली बहुत सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज है। चलिए खास को मैं बना देता हूँ सर्वश्रेष्ठ, ठीक है। कोहली बहुत सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज है, तो कोहली हमारा संज्ञा हो गया, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ क्या है, विशेषता बताई जा रही है उसकी, यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ विशेषता है। कोहली बहुत ही सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज है, लेकिन बहुत क्या है, सर्वश्रेष्ठ की भी विशेषता बता रहा है, यानी कि विशेषण शब्द की भी विशेषता बताने वाले जो शब्द हैं उनको प्रविशेषण कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा आप, बस इतना ही है, बहुत समझने वाली बात नहीं, सिंपल चीज़ें हैं। तो ये था आज हमारा सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज पार्ट 76। कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, कितना आप समझ पाए इस सेशन को। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। साथ ही उन ज़रूरतमंदों तक भी इन टेस्ट सीरीजों को पहुँचाए जो आपके सहयोगी हैं, जो आपके सहपाठी हैं, ताकि उनको भी लाभ मिल सके। बाकी मैं आपको बता चुका हूँ, अगर आप आबकारी प्रवर्तन सिपाही की तैयारी में संलग्न है तो ये हिंदी वाली सीरीज़ को, उत्तराखंड जीके वाली सीरीज़ को, सामान्य अध्ययन की टेस्ट सीरीज़ को, कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज और साथ ही रीजनिंग के टॉपिक्स को ज़रूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। इसके साथ उत्तराखंड स्टैटिक जीके के आप टॉपिक्स भी देख सकते हैं, चैनल की प्लेलिस्ट में बहुत से, जैसे कि उत्तराखंड में हमारे जो उपनाम वाले व्यक्तियों की वीडियो है, इसके साथ बहुत से वरियस टॉपिक हैं, आप देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा उसका, ठीक है। चलिए मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करें, अपना ध्यान रखें दोस्तों। जय हिंद, जय उत्तराखंड।